कहानी की शुरुआत में सागिरी की आवाज सुनाई देती है हमें, जो कि कह रही होती है जिस टाइम मैं बच्ची थी एक स्टोरी टेलर ने निंदक रखी थी कि उसका सर कलम किया जाए जब वो कहानी सुना रहा होगा। और उसके पिता यामादा सिमोनकीची ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया था और वो स्टोरी टेलर अपनी कहानी शुरू करता है और कहानी खत्म करते हुए उसके पिता जो है उसका सर कलम कर देते हैं। पर वो उसका कलम करने के बाद भी उसने अपनी कहानी पूरी कर दी थी। ये चीज देख के कि स्टोरी टेलर ने अपनी कहानी भी पूरी कर दी और उसके फादर ने उसका सर भी कलम कर दिया और वो स्टोरी टेलर दर्दनाक मौत नहीं मरा, जिससे इसके फादर की हर कोई तारीफ कर रहा होता है कि गटाना के एक वार से उसने उसका सर अलग कर दिया, जिसके अंदर काफी ज्यादा इमोशन भरा होता है। यहाँ पे फिर सागिरी ने फैसला कर लिया कि वो अपने फादर का मूव कॉपी करेगी। फिर हम देखते हैं सागिरी जो है वो बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के साथ साथ उसने ये चीज तो सीख ली थी कैसे किसी का सर काटना है, पर अभी भी उसमें कुछ कमी थी। यहाँ पे जब भी वो किसी को मारती उसका मारा हुआ शरीर सागिरी को लगता है उसके ऊपर चढ़ा होता है। तो यहाँ पे ईजन जो कि सागिरी की तरह एक जल्लाद का काम करता है, वो कहता है तुम्हारे तलवारबाजी में संदेह और डर है, जिसकी वजह से तुम निंदा करने वालों को दर्दनाक मौत दे रही हो। सागिरी कहती है मैं इसके ध्यान रखूंगी। फिर हम देखते हैं सागिरी को जो कि अपने तलवार से वापिस से कई लोगों को मार रही होती है, पर जब भी वो किसी को मारने जाती उसके तलवार में अभी भी डर बैठा होता है और वो किसी को भी ठीक से मार नहीं पाती। तो ईजन सागिरी को कहता है कि सागिरी अपने तलवार पे देखो। फिर सागिरी उस तलवार को देखती है जिसमें उस इंसान का असली चेहरा दिख रहा होता है जो कि तड़प रहा होता है। सागिरी फिर सोचती है मेरी तलवार डर और संदेह से भरी पड़ी है, इसी वजह से निंदकों को तड़पना पड़ता है मेरी वजह से, और इसकी वजह से मेरी तलवार और ज्यादा भारी हो जाती है। मैं ऐसा क्या करूं मेरे दिल का अंदर का संदेह और डर दोनों बाहर निकल जाए, जैसे कि मेरे पिता क्या करते थे। शायद ये कोई जिंदगी होती तो मैं बिना हिचकिचाहट के या फिर बिना झिझक के इस जिंदगी को ले लेती, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम देखते हैं राजा के सहायक को जो कि कह रहा होता है तुम सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, निंदक करने वाले अपराधियों। तुम्हारे सामने जो आदमी बैठे हैं वो 11वें सियाई शोगुन है जो कि एक महान राजा है, तोकुगावा नारियोशी। नॉर्मली शायद ही तुम्हें इनसे बात करने का मौका मिलता। तो सारे क्रिमिनल्स कहते हैं क्या तुम हम सबको नीचा दिखाना चाहते हो? तो कुछ गार्ड बात करने लग जाते हैं कितने सारे क्रिमिनल्स को एक जगह इकट्ठा करना सही रहेगा। पर वहीं पे हम देखते हैं सागिरी को जो कि कई सारे क्रिमिनल्स को देख रही होती है। किसी ने 30 लोगों को मारा होता है, किसी ने शहर में तबाही मचा रखी होती है। उतने में गाबीमारू कहता है अरे यार इस चीज से सांस लेनी मुश्किल हो रही है, क्या मैं इसे निकाल सकता हूँ? तो सागिरी कहती है तुम बिल्कुल नहीं निकाल सकते इसे। तो वहीं पे किंग का सहायक कहता है कि ये रहे तुम्हारे ऑर्डर्स, तुम सबको शिनजुकु को जाना है और वहां से अमर करने वाली अमृत को लाना है, और जो भी वहां से लाएगा उसे एक ऑफिशियल माफी नामा मिलेगा जिसे हम एक सर्टिफिकेट में देंगे तुम्हें। ये सुन के सारे क्रिमिनल्स एकदम सीरियस हो जाते हैं। सागिरी सोचती है ये सभी के सभी अभी तो मजाक कर रहे थे, सब सीरियस हो गए। सागिरी की नजर फिर एक क्रिमिनल पर पड़ती है जो कि अडाची माता गोरो होता है, जिसने अपने मजे के लिए औरतों और बच्चों को मार दिया। सागिरी सोचती है क्या मैं इस जैसे इंसान को मार सकती हूँ? ऐसे इंसान का तो मर जाना ही अच्छा है। वही गाबीमारू सोचता है ये सब कब तक चलने वाला है? पर उतन में एक लड़की उसे आवाज लगाती है, वो कहती है तुम गाबीमारू होलो हो ना? ये कहता है कि हाँ, पर तुम्हें पता कैसे चला? ये कहती है कि तुम्हारे बाल से हर कोई तुम्हें पहचान जाता है और तुम हमारे वर्क लाइन में काफी ज्यादा फेमस हो, पर मैं डिसअपॉइंट हूँ। मुझे लगा था तुम एक माचो मैन होंगे, तुम काफी ज्यादा छोटे हो और तुम्हारी शक्ल भी अजीब है, और ऊपर से जो अफवाह में कहा था उतनी हाइट तुम्हारी है नहीं। ये देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो गाबीमारू कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। सागिरी फिर सोचती है कि लड़का पहले से काफी शांत है और काफी अच्छे से बिहेव कर रहा है, और क्या पता ये दूसरे से काफी ज्यादा ईविल हो। फिर सागिरी इसका असली रूप देखना चाहती है स्वॉर्ड में, पर गाबीमारू का असली चेहरा देख के उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं सहायक को जो कि कह रहा होता है हमने उस जगह के बारे में काफी ज्यादा सुन रखा है जो कि पैराडाइज से तो कम नहीं है। क्रिमिनल सारे कहते हैं कि हमें ये कहानी नहीं सुननी है। तो ये लोग कहते हैं अपना मास्क हटा दो, और जैसे ये सब मास्क हटाते हैं इनके सामने वही इंसान होता है जो कि एक फ्लावर पॉन्ड बच चुका होता है। तो राजा का सहायक कहता है यही अकेला वो इंसान है जो कि वहां से वापस आया, और अब इसकी हालत देखो, ये एक इंसान नहीं है। जब ये उठा तो इसके चेहरे पे खाद जमी हुई थी और कुछ ही देर बाद इसके शरीर से फूल उगने लगे, और यही वो इंसान है जो कि वहां से अकेला वापस आया, और 60 लोग अभी भी मिसिंग हैं। तो सारे क्रिमिनल्स कहते हैं तुमने हमें ये नहीं बताया कि वहां पे हमारी जान का खतरा है। ये लोग कहते हैं कि ऐसे भी तुम मरने वाले हो, तुम सब वो क्रिमिनल्स हो जिनके ऊपर डेथ के चार्जेस है, और वैसे भी अगर तुम यहाँ से चले गए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, तुम इसे लेके हमारे महान राजा को सर्व कर सकते हो। तो एक लड़का कहता है तुम सब कह रहे हो ना कि उस जगह के बारे में तुम्हें थोड़ा सा ही पता है और तुम कभी वहां पे गए नहीं हो, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वहां पे अमृत होगा और अगर हम खाली हाथ आए तो तुम हमें मार दोगे? ये लोग कहते हैं तुम चाहो तो तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। तो एक आदमी कहता है ठीक है, मैं एक जगह बैठ के अपने साथियों का इंतजार करूंगा, इस जगह में जाने से अच्छा। और ये पीछे मुड़ा ही होता है।
पर उतने में ईजन उसका गला काट देता है। सब लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे राजा का सहायक कहता है, मैं बताना भूल गया, तुम सभी के साथ एक एक मॉनिटर जाएगा जो कि तुम्हारे ऊपर ध्यान रखेगा, और तुमने भागने की कोशिश की या फिर उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वहीं पे वो तुम्हारा सर काट देगा। और इन्हें हल्के में मत लेना, ये यामादा क्लैन के यामादा आइसीमोन है जो कि तुम्हें हर टाइम देखते रहेंगे और तुम्हें इनसे चौकन्ना भी रहना पड़ेगा। अगर तुम्हारे आइसीमोन वहाँ पे मारे गए तो तुम्हें एक बोट में नहीं लाया जाएगा, यानी कि तुम उस आइलैंड में रहते हुए मर जाओगे। गाबीमारू फिर सागिरी से कहता है कि ऐसा है क्या? सागिरी कहती है हाँ। ये कहता तो फिर ठीक है। सागिरी फिर कहती है मुझे नहीं पता ये लड़का ज्यादा बहादुर है या फिर बददिमाग है। फिर हम देखते हैं राजा को जो कि अपने सहायक को कुछ कहता है और सहायक कहता है कि उस आइलैंड में जाने से पहले हम तुम्हारे नंबर्स को रिड्यूस करना चाहेंगे। तुम सभी के सभी उस बोट में नहीं चढ़ पाओगे और तुम्हारे साथ ऐसी मौन भी है, तो तुम सबको अपने नंबर घटाने पड़ेंगे। ये सोचते हैं कि कैसे हम अपने नंबर घटाएं। उतने में एक लड़का एक आदमी की गर्दन दबा देता और कहता है कि तुम्हें नहीं पता हम कैसे अपना नंबर घटाएंगे? उधर देखो, वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। मैंने जबकि इस बंदे को मार भी दिया, यानी कि हम एक दूसरे को मार के अपने नंबर घटाएंगे। तो यहाँ सहायक कहता है कि तुम सबकी लाइफ ऐसे भी किसी काम की नहीं है, तुम अपनी लाइफ खुद ले लो, या फिर तुम उस आइलैंड में जाना चाहते हो तो तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। और सभी के सभी एक दूसरे को मारने लग जाते। वही राजा इस चीज के मजे ले रहा होता है, कहता है कि ऐसा खूनी वाला दिन काफी कम देखने को मिलता है। इस चीज को देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और तुम मुझे ये बता सकते हो कि रेड सेल किन किन पे लगे हुए हैं? सहायक कहता है कि हाँ सर, हाँ मैं जल्दी बताता हूँ, जो कि स्किल यूज कर सकते हैं। इन सब के नाम के ऊपर रेड सील लगी हुई है रजिस्टर में। उस लड़के को देख रहे हो आप, वो एक ग्रुप का लीडर है जो कि बैंडिट्स है, और वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जिसने अपनी बैंडिट का ग्रुप जो है वो एक माउंटेन में सेट कर रखा है और एक छोटा सा विलेज चलाता है। उस लड़की को देख रहे हो आप, वो अपने साथियों के साथ एक कैसल में घुस गई थी जिसमें उसने काफी लोगों को मार दिया। और उस इंसान को देख रहे हो, वो एक स्वॉर्डमैन है जो कि अपनी ब्लेड ड्रैगन मूव की वजह से जाना जाता है, और वो आदमी जिसके शरीर के ऊपर किसी भी वेपन का कुछ असर नहीं होता। हमारे साथ एक लिविंग लेजेंड भी है, गाबीमारू द हॉलो, पर ये लेजेंड तो मूव नहीं कर रहा बिल्कुल। उतने में सागिरी से ईजन मिलने के लिए आता और कहता है कि तुम्हें अजीब तो नहीं लग रहा यहीं पे इतना खून खराबा है? क्या तुम उस आइलैंड में सहन कर पाओगी ये सब? तुम्हें पता है ना, क्रिमिनल्स कब हमारी टेबल हमारे ऊपर ही पलट दे, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। और क्या पता ये क्रिमिनल्स हमें ही मारने लग जाए। क्या उस समय इन सबको तुम मार सकती हो? चलो मुझे एक चीज तुम्हें बताने दो, तुम इस जॉब के लिए सूटेड नहीं हो। तुम एक वुमेन हो और तुम्हें तलवार चलाने की कभी जरूरत ही नहीं थी। तुम्हें एक जल्लाद बनने के रास्ते से काफी दूर रहना चाहिए था। तुम एक प्रिंसेस हो, तुम्हें वहीं पे रहना चाहिए था। तो सागिरी से कहती है, ईजन मुझे एक चीज तुम्हें बताने दो, एक जल्लाद की फैमिली की होने की वजह से, चाहे तुम एक लड़की हो या फिर एक लड़का, तुम्हें दूसरों को मार के ही खाना मिलता है। सच कहूं तो यामादा क्लैन दूसरों की लाशों पे बना हुआ है, और एक यामादा आइसीमोन होने की वजह से दूसरे को लगता है कि तुम एक हत्यारे हो। इसी वजह से वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं बनना चाहते। तुम इस चीज को अनदेखा कर सकते हो, पर कब तक तुम इस चीज को अनदेखा करते रहोगे कि तुम एक यामादा हो, एक जल्लाद के परिवार से, और एक जल्लाद बनना तुम्हारे नसीब में है। हमें फिर कुछ क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है जो कि सोच रहे होते हैं कि वो यामादा है, वो एक लड़की है, हम उसे मार के उसकी तलवार लेके इन दूसरे क्रिमिनल्स को मार के यहाँ से निकल सकते हैं। ईजन कहता है लगता है मुझे ये संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सागिरी कहती कि नहीं, मैं इसे संभाल लूंगी। एक यामादा होने के नाते मैं अपने फेथ से नहीं भाग सकती, पर मैंने अपना फेथ देख रखा है। तो दूसरे क्या बोलते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और सागिरी इन सब का गर्दन काट देती है, और उसके बाद जितनी भी लाशें हैं वो इसके शरीर के ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो गाबीमारू कहता है कि तुम्हें पता है दूसरे को मारना इतनी अच्छी बात नहीं है, बोट में चढ़ने का कोई दूसरा रास्ता निकालो। किसी को अगर मारना पसंद नहीं होगा तो वो क्या करेगा? तो ये लोग कहते हैं तुम यहाँ पे कैसे है, पीछे हटो। गाबीमारू कहता है कि हम मर्डर हो सकते हैं, पर हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना इच्छे के दूसरे को मारते हैं, और मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगा। यहाँ पे फिर सहायक कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महान राजा को ऑर्डर देने की? गाबीमारू कहता है कि आप गलत समझ रहे हो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ दूसरों को ना मारना अगर तुम नहीं चाहते हो तो ये दुनिया में सबसे अच्छा उपाय है। ये लोग कहते हैं अगर तुम्हें नहीं मारना है तुम यहाँ से जा सकते हो। गाबीमारू कहता है लगता है तुम सुन नहीं रहे हो। तो यहाँ पे सहायक कहता है कि जो भी इस लड़के को मारेगा मैं उसे डायरेक्ट बोट पे चढ़ा दूंगा। जिसके बाद एक आदमी उधर कहता है कि लड़के तुम वहीं खड़े रहो, मैं एक पत्थर लूंगा और तुम्हारा सर कुचल दूंगा। ये कहता है कि मैं दूसरे को नहीं मारना चाहता। तो कहता है कि तुम्हें मरना पड़ेगा और तुम नहीं मारना चाहते। तो यह कहता है कि तुम अभी भी नहीं सुन रहे, अगर तुम्हें यही करना है तो फिर ठीक है, तुमने मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। जिसके बाद ये कहता है तुम कर भी क्या लोगे? गाबीमारू कहता है लगता है मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। ये कहता है क्या तुम हमें मारोगे? तुम मार सकते हो हमें, हम कितने सारे हैं, तुम हम सबको कभी भी नहीं मार सकते। गाबीमारू कहता है कि मैं यहाँ पे मर भी नहीं सकता ना, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। लगता है मेरे दिमाग पे और ज़्यादा बोझ बढ़ने वाला है।
ये लोग कहते हैं तुम क्या बात कर रहे हो। ये कहता है कुछ नहीं, ये करना मुझे काफी बेकार लगता है पर मुझे ये करना पड़ेगा। और गाबीमारू इसके ऊपर हमला कर देता है और जैसे ही हमला करता है इसकी गर्दन फट जाती है और ये सभी को धीरे धीरे मारने लग जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये शांत खड़ा लड़का अचानक से एक दरिंदे में कैसे बदल गया। वो एक एक करके हर किसी को मार देता है, जिसे देख के सबकी यहाँ पे हालत टाइट हो जाती है। कोई कह रहा होता है ये एक जीता जागता मॉन्स्टर है जो किसी पे भी रहम नहीं खाता। उतने में राजा का सहायक कहता है लगता है जो मैंने सुना था वो सही है, तो यही है गाबीमारू दा हलो। गाबीमारू की बातें सागिरी के दिमाग में चल रही होती है। लगता है मुझे अपने दिमाग पर और ज्यादा वजन बढ़ाना पड़ेगा। सागिरी फिर गाबीमारू को देखती है और वो समझ जाती है कि गाबीमारू ने अब तक जिन जिन को मारा है वो उन सब का जितना भी प्रेशर है वो अपने दिमाग पे डालता है, ना कि अपनी सोच पर। यहाँ पे गाबीमारू कहता है अब तो मैंने सबको मार दिया ना, अब तुम मुझे अप्रूवल तो दे दोगे ना बोट पे चढ़ने की। सागिरी फिर उतने में सोच रही होती है कि ये पॉसिबल है। जो मुझे चाहिए वो ना ताकत है और ना ही डर जिससे मैं लोगों को मारती हूँ। मुझे तो सिर्फ अपना दिमाग यूज करना है और जिन लोगों को मैंने मारा है वो सारा बोझ मुझे अपने दिमाग पे डाल देना है। ये सोचते हुए सागिरी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईजेन फिर सागिरी से पूछता है क्या तुम ठीक तो है ना, ये मुझे पता है ये काफी ज्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये कहती कि नहीं मैं इसे मार दूंगी अगर इसने कुछ भी करने की कोशिश की, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद यह सहायक कहता है कि सब क्रिमिनल्स रुक जाओ, तुम सबको चुन लिया गया है और तुम्हारे साथ एक यामादा क्लैन का आसिमोन भी जाएगा और अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम्हें मार दिया जाएगा। तुम्हें किसी तरह सेंसिक्योर आइलैंड जाके अमर करने वाली अमृत लाना है, जिसके बाद तुम्हें फ्रीडम मिल जाएगी और जहां तुम जा रहे हो वहां से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक हेवन है और पैराडाइज भी। और जो कहानी है वो यहाँ से टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप याद देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मैंने इस वीडियो पे काफी मेहनत की है और एक एक शब्द को मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया ताकि आपको मजा आए हिंदी में सुनने में। तो आपको कैसी लगी एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ बता देना हमें कमेंट पे। तो प्लीज़ जाते हुए लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, मैं ऐसी वीडियो डालते रहता हूँ और ऐसी मैं डेली वीडियो डालूंगा भी, आप चिंता मत करो। और ऊपर से आप लोग कई सारे पूछ रहे थे आई गॉट अ चीट इन अदर वर्ल्ड, तो उसका सेकेंड पार्ट आप कब एक्सप्लेन करोगे। मोस्ट प्रोबेबली गाइस कल ये अपलोड हो जाएगी, मतलब ऑफिशियली। उसके बाद मैं ये ट्यूसडे को अपलोड करूंगा एक्सप्लेन करके प्रॉपरली, क्योंकि आपको भी एक्सप्लेनेशन में मज़ा आना चाहिए और मैं नहीं चाहता मेरी व्यूअर्स का मज़ा जो है वो किरकिरा हो जाए। थैंक्स।